Hello aspirants, welcome to the first video session of HCS Anthropology Crash Course। और इस सेशन के अंदर हम एवोल्यूशन, द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, primatology and the basics of anthropology like what is anthropology और what are the branches etc. उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हम आज की क्लास में विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर दो तरह से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज द स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन जो आता है, दैट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और उसी के साथ साथ अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, दैट व्हाट इज ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी और व्हाट इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, how socio-cultural anthropology is different from sociology, how anthropology is different from economics, how anthropology is different from the earth sciences, ठीक है, how anthropology is different from the behavioral sciences। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, the second kind of question are the most analytical questions। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द बायोकल्चरल अप्रोच और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकल्चरल अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी। Why anthropology is the holistic discipline? Where do you situate anthropology in the social sciences? ऐसे जो सवाल हैं they are more of a dynamic kind। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है, चाहे वो चैप्टर 1.1 की बात करो, 1.2 की बात करो, 1.3 की बात करो, in from this chapter or from this unit these kind of questions shall be asked। और इस I won't be reading this PDF because it will be very lengthy and it will be unnecessary। इस PDF को मैंने आपके कोर्स के अंदर डलवा दिया है, जो HCS क्रैश कोर्स हमने बनाया है उस कोर्स के अंदर आई हैव गिवन दिस PDF। ठीक है, और वहां से ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर आई विल जस्ट कम्युनिकेट विद यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट थ्रू दिस PDF। ठीक है, तो पहली बात है दैट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर काफी सारे हमने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके नाम दिए हैं, उनका काम दिया है और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया है उस चीज के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो लोगों को जो है वो आपको उठाना है, जैसे फ्रांज बोआ को और ईबी टायलर को उठा लीजिए, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो जस्ट पिक अप द अर्जुन अपदराय, दैट इज इट। ओके, तो देन उसके बाद जो है वो अगर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखने की बात आती है तो BN सरस्वती को उठा लीजिए, दैट इज इट। ठीक है, जस्ट रिमेंबर 1 or 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट देयर वर्क्स इन विच दे हैव इन्फर्ड द डेफिनेशन। देखो, इन कामों के अंदर उन्होंने डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं दी है, बट दिस इज द इन्फर्ड डेफिनेशन। ये इन्फर्ड डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द बुक एंड दिस इज व्हाट वी गेट अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से दो तीन डेफिनेशंस को याद कर लीजिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर के अंदर, दैट इज राइटिंग द ऑफिशियल डेफिनेशन। और उस ऑफिशियल डेफिनेशन के नीचे आपको अपना जो इन्फ्रेंस होता है, व्हाट यू हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम द डेफिनेशन, दैट यू विल राइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईबी टायलर सेज दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस which tells us about ourselves and the other human races of the past and present। ठीक है, तो ये जो है वो इट्स द स्टडी ऑफ द ह्यूमन कल्चर इन द ब्रॉडर सेंस। ओके, तो अब इसके बाद जो है वो आप अपना इन्फ्रेंस बताएंगे, दैट व्हाट इज योर इन्फ्रेंस अबाउट दिस डेफिनेशन। थस आप लिखेंगे, थस वी कैन से that anthropology, it is the most holistic discipline that revolves around the history and deals with the historical reconstruction of the past। ठीक है, और इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेप हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं। Similarly, Franz Boas, anthropology is the science that seeks to understand the nature of human beings, its all aspects including bio, cultural and social diversity।
तो यू कैन गिव एनी एग्जांपल ऑफ फ्रांस बोआ, कि फ्रांस बोआ ने जो है वो बेरिंग स्ट्रेट के आसपास स्टडीज की, और उन स्टडीज के अंदर फ्रांस बोआ बेसिकली इसी एस्पेक्ट को निखार के आपके सामने रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने लिंग्विस्टिक साइड को भी स्टडी किया, बायोलॉजिकल साइड को भी स्टडी किया, जो कल्चरल बिहेवियर है उनको भी स्टडी किया, एंड दे हैव प्रमोटेड फील्ड वर्क, ठीक है। सो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी का जो नेचर है वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद बात आती है एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक। नाउ दीज क्वेश्चंस, दीज आर more analytical type of questions, that anthropology is the systematic, objective and holistic study of humankind in all times and places, ठीक है। पहली बात आती है सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है दैट देयर इज मेथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, एक प्रॉपर फिलॉसफी है डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है। देयर आर प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ फील्ड वर्क ट्रेडिशन जो कि हर एक चीज का ध्यान रखता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है दैट देयर इज नो बायसनेस, ठीक है, बायस नहीं है, एटीट्यूड्स बायस नहीं रहेंगे, एंड जो भी हम स्टडी करते हैं उन स्टडीज के अंदर रिप्रोडक्टिविटी, यानी कि दोबारा फिर से वही रिजल्ट्स जो है वो निकाले जाएं फ्रॉम द डिफरेंट एथनोग्राफर, उस चीज का जो है वो इफेक्टिवनेस का ध्यान जरूर रखा जाता है। देन उसके बाद होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब क्या है, दैट हम बायोलॉजिकल अप्रोचेज और जो कल्चरल सोशल अप्रोचेज हैं दोनों को आपस में मिलाते भी हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो एक एक चीज को हम पकड़ेंगे, जैसे सिस्टमैटिक स्टडी और मेथोडोलॉजी। इसके नीचे हमने ट्रोब्रिएंट आइलैंडर का एग्जांपल दे दिया कि मलिनोव्स्की ने एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी को फ्रेम किया था, और उससे वो अच्छा डेटा जो है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला डेटा जो है वो कलेक्ट कर पाए। देन उसके बाद डेटा कलेक्शन। इसके अंदर मैंने जो है वो नेपोलियन का येनोमी के अंदर काम जो है वो दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने जो जेनोलॉजिकल डेटा है उसको लिया। सिमिलरली आप WHR रिवर्स का जो पैसिफिक आइलैंडर्स के अंदर काम था, मेलिनेशियन सोसाइटीज के अंदर काम था, उसको भी आप ले सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है डेटा एनालिसिस की, ठीक है। डेटा एनालिसिस अगेन मार्गरेट मीड का आप एग्जांपल ले सकते हैं, समोआ का, कि किस तरह से उन्होंने सिस्टमैटिक डेटा एनालिसिस किया है। सो सिमिलरली यू कैन सी ऑब्जेक्टिव स्टडी के अंदर हमने अनबायस नेचर के बारे में बताया है, ठीक है। उसके अंदर हमने बालिनीज कॉकफाइट और सिमिलरली यूनिवर्सैलिटी में ईओ विल्सन का काम लिया है। सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इतने सारे काम याद रखने हैं, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बाद आप कोई भी एक स्टडी को कोट करके एक सेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक स्टडी को कोट करके यू कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, एंड मूव अहेड, ओके। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव स्टडी, अनबायस्ड नेचर, यूनिवर्सैलिटी, 2-3 पॉइंट्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स को लिख के 2-3 पॉइंट्स लिख के यू कैन कोट वन केस स्टडी एंड मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो इससे क्या होता है, और ये दिखाने का पर्पस आपको ये है कि आपके आंसर के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर पैटर्न के तहत आंसर आपके सामने, हमारे सामने जो है वो आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकल्चरल अप्रोच इज द हॉलमार्क ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया दैट बायोकल्चरल अप्रोच इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट कंबाइंस द बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल एलिमेंट्स to comprehensively understand the human evolution, adaptation and the human behavior. तो सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की। अगेन आई हैव गिवन वन केस स्टडी, ठीक है। रैंडी थॉर्नहिल की केस स्टडी है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर, कि किस तरह से उन्होंने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर यूज किया और नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी किया है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में हमने लिखा। इसके अंदर हमने नैन्सी स्पेंसर हू का और पॉल फार्मर का हेती का स्टडी और नैन्सी स्पेंसर ह्यू की ब्राजील की स्टडी लिखी है, कि किस तरह से हम कल्चरल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे जीन फ्लो हो गया, अडेप्टेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया। सिमिलरली नैन्सी स्पेंसर ह्यूज लोगों का कल्चरल बिहेवियर स्टडी करती हैं, सो एज
टू स्टडी द एड्स एपिडेमिक इन द ब्राजील। ठीक है, तो इस तरह से देन उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है। डगलस क्रू की मेनोपॉजल वुमेन इन नेपाल, इट्स अगेन अ केस स्टडी। ठीक है, तो किस तरह से लोगों को दोनों जो फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल एज द कल्चरल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं विमेन के अंदर मेनोपॉज जब आता है उसको उनको। तो उसको जो है वो हमने कोट किया। देन बैरी बोगन्स रिसर्च ऑन द चाइल्ड ग्रोथ इन गुटेमाला। ठीक है, सो जरूरी नहीं है दैट यू शुड रिमेंबर ऑल दीज केस स्टडीज, बट कुछ चीजें आपको याद जरूर होनी चाहिए। नहीं तो बायोलॉजिकल और कल्चरल अप्रोच को दोनों को जो है वो आपस में मैच करते हैं और इस तरह से जो है वो हाल मार्क बन जाता है। ऐसे बोल बच्चन से बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये केस स्टडीज ही होती हैं जो कि आपके आंसर्स को, आपके पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करती है दैट यस दिस वाज डन बाय दिस पर्सन। ठीक है, और इसने जो है वो ये काम एंथ्रोपोलॉजिकली किया था। देन एलैबोरेट द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, जस्ट गो विद द क्वेश्चन, जस्ट गो विद द आंसर। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने जो इसकी सब ब्रांचेस हैं या फिर जो सब टॉपिक्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है, दैट वी हैव रिटन। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो इनके सब टॉपिक्स हैं वो हमने जो है वो लिखे हैं इसके नीचे। सिमिलरली फॉर द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड सिमिलरली फॉर द आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पांचवी ब्रांच हमने बनाई है, दैट इज द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, that how the anthropology is useful in your day to day tasks। ठीक है, तो उसके अंदर हमने अगेन वी हैव रिटन सर्टेन टॉपिक्स। फिर उसके बाद हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज यूनिक। द फर्स्ट इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ब्रॉन्सा मोलिनोस्की टोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर काम करते हैं और अगेन ब्रॉन्सा मोलिनोस्की ने उनका हर तरह का सोशल बिहेवियर जो है और कल्चरल बिहेवियर स्टडी किया है। ठीक है, देन उसके बाद